Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi everyone, this is Wahid Shah, your English teacher. First of all, I would like to welcome you all to the Vision Biology online platform. Dear students, today's session is for every English lover, particularly class 11th and 12th. Before diving into the textbooks, I thought I should start with a lecture covering basics of English. Now, without wasting any more time, let us start the session. Dear students, I will also speak in Urdu or Hindi so that uh, the concepts which I'm going to teach here, you will, get them clearly and thoroughly. एक बार फिर से हिंदी में और उर्दू में आपका खुशामदीद है इस प्लेटफॉर्म पे चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और हमने रिसेंटली अपनी सीरीज स्टार्ट की है बच्चों को मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे और कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्लेटफॉर्म के साथ मुख्तलिफ असातिज़ा को जोड़े और हर एक क्लास खासकर 9th 10th और 11th 12th बच्चों के जो निसाब है जो कोर्सेज है वो उनका सिलेबस अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो जाए. नाउ कम टू द टॉपिक. Today we will discuss basics about the language. Now look at the screen. A student when he starts learning English particularly, एक बच्चा जब इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश पढ़ने के लिए जाता है तो उसके जहन में आ, ये एक नेचुरल प्रोसेस है. कुछ सवालात आते हैं जो आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ ही लिखे हैं, सारे नहीं. वो सोचता है लिटरेचर क्या है, लैंग्वेज क्या है, फिक्शन क्या है, नॉन फिक्शन क्या है. ये ऐसे सवालात अक्सर बच्चों के जहन में आते हैं और थ्रू आउट द कोर्स असातिज़ा कोशिश करते हैं कि इन सवालात से निकले, इन सवालात को अच्छे से उनके जवाब मिले. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, कुछ बच्चे बोल पाते और उनको जवाब मिल जाते. इसीलिए मैंने ये सोचा कि खासकर हर बच्चे के लिए कोर्स है, ये क्लास है खसूसन, और खासकर 11th और 12th क्योंकि हम टेक्स्ट बुक उठाने जा रहे हैं 11th और 12th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक. वहाँ से हमने प्रोज को पढ़ना है, पोइट्री को पढ़ना है. सो सबसे पहले मैंने इसलिए ये क्लास यहाँ पे लाए ताकि कुछ जो बेसिक्स है वो आपके क्लियर हो जाए. फिर जाके आगे चल के इट विल गेट इजी फॉर अस, फॉर वी पीपल टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट, ताकि हमें टेक्स्ट को अच्छे तरह समझने में कोई दिक्कत दुश्वारी का सामना ना पड़े. तो यहाँ पे आपने देखे ऐसे कुछ सवाल आते ही जाते आ ही जाते हैं बच्चों के जहनों में, जैसे लिटरेचर क्या है, लैंग्वेज क्या है, फिक्शन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, और भी है जॉनर क्या है, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो आपके जहनों में आते हैं. नाउ पहला सवाल, और इस पे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं. लैंग्वेज क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है. खुसूसन अगर हम आम फाम जहन में जुबान में इसकी बात करें तो लैंग्वेज सिंपली ये होता है कि हम जब किसी से बात करते, किसी से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं लैंग्वेज, या किसी का सुनते, किसी से मैसेज रिसीव करते, वो लैंग्वेज. एग्जैक्टली यही लैंग्वेज है कि हम कम्युनिकेट कर सके, हम बातचीत कर सके, हम एक दूसरे के साथ बोलचाल कर सके, हम अपने ख्यालात, अपने एहसासात को दूसरों तक पहुंचा सके. दैट्स लैंग्वेज. इट्स अ वे, इट्स अ मीडियम बाय विच ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट. एक वे है, एक तरीका, एक मीडियम है जिससे हम बच्चे या हम इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. हम अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बात, इनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक चीज का इस्तेमाल करते, दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज. तो ये लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है आपके सामने. मैंने सिंपल लफ्जों में लिखा है, लैंग्वेज इज अ वे बाय विच ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज यूजिंग वर्ड्स, साउंड्स और सिंबल्स. दो तरह की हम अगर देखेंगे फॉर्म्स होती है लैंग्वेज की, एक स्पोकन लैंग्वेज होती है और दूसरी रिटन होती है. ज्यादा फर्क नहीं, बस इतना फर्क है स्पोकन में हम ज्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, बट इन राइटिंग वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, वी हैव टू फॉलो ग्रामर, वी हैव टू फॉलो सेंटेक्स, वी हैव टू फॉलो यू नो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वी हैव टू फॉलो एवरी पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपरली. अब ये जबान कहाँ से आया है, इटमोलॉजी अगर इसकी देखें कहाँ से ये लफ्ज निकला है, तो यहाँ पे मैं आप सिंपल से कहूँगा कि जो लैंग्वेज है, लफ्ज ये लिंगुआ,
एक लैटिन जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है टंग, तो उसी से ये लैंग्वेज बना है। अब जो कि हम इंग्लिश को पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मुख्तसर बोलूँ, हमारी जो लैंग्वेज है ये कैसे बनी है, इसमें बहुत सारा प्रोसेस लगा है। इसमें ग्रीक्स और ग्रीक वर्ड्स, इसमें लैटिन वर्ड्स, इसमें फ्रेंच वर्ड्स मिलकर आए हैं, फिर ये लैंग्वेज पाए तकमील को पहुंची बनी है। सो क्यों कैसे वो किसी अलग वीडियो में हम बात करेंगे, उसमें डिटेल के ये इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आई, क्या ब्रिटिश कभी कॉलोनी थी, अगर थी तो किन किन की कॉलोनी थी, तो उस वक्त ब्रिटिश में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादातर थी, वहाँ पे किस में लिटरेचर लिखा जाता था, ये जो इंग्लिश में लिटरेचर है जैसे प्लेज है, यानी कि ड्रामाज है, यानी पोइट्री है, ये कहाँ से आई है, किस जुबान से आई ये चीज़ें, इनको सारी सवालों का जवाब मैं उसी दूसरे वीडियो में दूंगा। बट दिस इज बेसिक्स, दैट्स व्हाई आई आस्क जस्ट ब्रीफली अंडरस्टैंड करो इन चीज़ों को, फिर जाके हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे। अब कुछ डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पे है। एडवर्ड सैपियर एक लिंग्विस्ट है और इन्होंने एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, लैंग्वेज है प्योर, language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produces symbols. Simply, language is a set of symbols through which humans communicate, and these symbols are not inborn. ये inborn हम सीखते but acquire with the passage of time. Simple इसका translation है इस definition का. Next is Ferdinand de Saussure 1916 में इसने एक डेफिनेशन दी है लैंग्वेज की। ये भी एक लिंग्विस्ट है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। लिंग्विस्ट यानी कि माहिर लिसानियात, जो जुबानों का माहिर हो। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस दैट एक्सप्रेस आइडियाज। सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए ये डेफिनेशन बता दूं। ये क्या, फॉर एग्जांपल आप अक्सर स्ट्रीट लाइट्स पे देखते हो ना, वो लाइट्स लगी होती है, सॉरी स्ट्रीट्स पे वो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती है। एक लाइट होती है रेड, रेड का मतलब होता है स्टॉप, और ग्रीन का मतलब होता है गो। सो जो रेड और ग्रीन दोनों मिलके काम करते हैं, ऐसी लैंग्वेज है। हमारे पास कुछ साइंस है, हमारे कुछ पास कुछ चीजें हैं जिनसे हम एक्सप्रेस अपने या हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, हम अपनी इन चीजों को एक्सप्रेस कर, वो साइंस ही लैंग्वेज है। एंड नॉम चोमस्की ये भी एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, और फर्डिनेंड डिसोसर ये स्विस लिंग्विस्ट है, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सेंटेंस ईच फाइनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल अगर आप देखो, लैंग्वेज इज द इनफाइनाइट यूज ऑफ फाइनाइट मीन्स। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, आपके पास लिमिटेड टूल्स है, और इसका आप अनलिमिटेड इस्तेमाल करते हैं, ये लैंग्वेज है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का एक डेफिनेशन है वहां पे, द सिस्टम ऑफ स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री, पीपल या community etc., typically consisting of words used within a regular grammatical and systematic structure. This is language. So ये language के, अब यहाँ पे एक सवाल, मैं प्रोसीड कर, मेरे जहन में एक सवाल आ गया। बच्चों को अक्सर ये होता है कि स्कूल में हम जब पढ़ते हैं तो हम एज ए लैंग्वेज पढ़ते हैं, एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बेटा सिंपल और आसान है, मैंने इसके लिए स्लाइड भी लाई है, बहुत ही आसान है। स्कूल में ये जब हम फॉर्मली इंग्लिश को पढ़ते हैं किसी स्कूल में, कॉलेज में, एक निसाब के तहत, एक सिलेबस के तहत, और उसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो हमें एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और जब हम इंग्लिश को मतलब एज ए हम कहेंगे, जब हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश को पढ़ाई में, सॉरी कम्युनिकेशन में, बातचीत में, तो उसे एज ए लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं। सो ये डेफिनेशन है आपके सामने, दोनों है। जो फॉर्मल स्टडी है इंग्लिश की वो लैंग्वेज कहलाता है, और जब हम कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो है टॉकिंग का, उसे लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज आ गई। जब एक लैंग्वेज बन जाती है तो इस लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें आ जाती है। अब इस लैंग्वेज में लिखा भी जाएगा, इस लैंग्वेज में कुछ सुनाया भी जाएगा, इस लैंग्वेज में बातचीत भी होगी, इस लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें उभर कर सामने आएंगी। और अक्सर लैंग्वेज जब वजूद में आती है तो उसमें लिखा भी जाता है, और उस लिखने को लिटरेचर कहते हैं। अब अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ, यहाँ पे जो भी इंग्लिश में लिखा जाता है उसे लिटरेचर कहते हैं, मगर क्या सर हर एक चीज जो लिखी जाती है एक पर्टिकुलर जुबान में, क्या वो लिटरेचर है?
यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन क्लियर करो। अगर हम सिंपल और आम फार्म भाषा में देखें, एवरीथिंग विच इज रिटन इन अ लैंग्वेज दैट्स नॉट लिटरेचर, हर एक चीज जो लिखी जाती है वो लिटरेचर नहीं कहलाता है। लिटरेचर एक्चुअली आर्टिस्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज है। लिटरेचर डिफरेंट है ऑर्डिनरी लैंग्वेज से। फॉर एग्जाम्पल, वो क्या होता है सर, अगर इंग्लिश जुबान है, फॉर एग्जांपल हमारी इंग्लिश जुबान है, हम इसी की बात करेंगे। इसमें बहुत सारी किताबें लिखी गई है कंप्यूटर साइंस पर, या रिलीजियस पर, या दूसरी चीज़ों पर। आजकल एआई का ज़माना है, इस पर लिखी गई है, कंप्यूटर साइंस पर लिखी गई है, मेडिसिन पर लिखी गई है। वो लिटरेचर नहीं है, उसे हम सिंपली कहेंगे जो ऐसी चीजें होती है वो टेक्निकल चीजें होती है, इन्हें हम सीधे कहेंगे ये वो चीज है, या हम इसे कहेंगे फंक्शनल और टेक्निकल राइटिंग, नॉट लिटरेचर। ये टेक्निकल या फंक्शनल राइटिंग्स है, ये लिटरेचर। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है, यहाँ पे कुछ बोला गया है, वो आपने सुनना है, वो आपने अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। हाँ, अब लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इज नॉट एवरीथिंग, लिटरेचर इज नॉट एवरीथिंग रिटन इन अ लैंग्वेज, इट इज राइटिंग दैट यूजेस लैंग्वेज क्रिएटिवली, एक्सप्रेस ह्यूमन एक्सपीरियंस, दैट्स लिटरेचर। जो आपके साथ हुआ, जो आपने एक्सपीरियंस किया और आपने उसको एक ढंग से लिखा, एक तरीके से लिखा, आपने बहुत सारी चीजों का जहन में रख के इस लिटरेचर को लिखा, इस चीज को लिखा, ये एक लिटरेरी पीस बन जाता। आपने नॉवल लिखी, आपने ड्रामा लिखा, आपने पोइट्री लिखी, तो ये लिटरेचर बन जाता है। क्योंकि इस लिटरेचर में, ये मैंने कहा, आर्टिस्टिक यूज है। ये इसमें क्या फर्क है, इसमें ये चीजें होती है, इसमें लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, इसमें बहुत सारे मीनिंग, इसमें अगर खोजा जाए बहुत कुछ मिलेगा। दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिटरेचर। वो लिटरेचर नहीं है, वो फंक्शनल और टेक्निकल राइटिंग है, और लिटरेचर डिफरेंट है। सो ये लिटरेचर है। लिटरेचर कैसे वजूद में आ गई? लिटरेचर ऐसे ही वजूद में आ गई जब आपके पास जुबान थी। सो लिटरेचर का लिखना, लिटरेचर का वजूद में आना, इसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? जुबान। अगर हम कश्मीरी जुबान की बात करेंगे, उर्दू जुबान की बात करें, हिंदी, यहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है, लेकिन जब जुबान थी, दैट्स लिटरेचर। और लिटरेचर के कुछ उसूल होते हैं, उसमें कुछ जवाबित होते हैं, उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं। अगर कोई पीस आप लिख रहे हैं, लिटरेरी पीस लिख रहे हैं, आप कोई सिनफ लिख रहे हैं उर्दू ज़बान में, आपने दास्तान को देखा होगा, जो भी आप यासिर सर से पढ़ रहे हो, या हमारे दूसरे टीचर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं 9th 10th, वहाँ पे आपने देखा होगा, आप नावल पढ़ रहे हो, आप कोई प्ले पढ़ रहे हो, मैट्रिक में एक प्ले है, या शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हो, वो लिटरेचर है। उसकी एक टेक्निक होती है, उसमें कुछ टेक्निकलिटीज होती है, यू हैव टू फॉलो दैट। अदरवाइज आप कंप्यूटर पे कुछ लिखोगे, दैट्स नॉट लिटरेचर। So you can see literature is the expression of human thoughts, feelings, experience, and imagination through which, through writing or spoken works, especially in the form of poetry, prose, and drama. Simple, literature is the artistic and creative use of language. जब creativity आएगी आपकी writing में, that's literature. So यहाँ पे ये मैंने बोलना था। यहाँ पे मैंने दो चीजें आपको क्लियर कर दी बेटा, एक होता है लैंग्वेज और एक होता है लिटरेचर। लैंग्वेज लिटरेचर के लिए जरूरी है ना। लिटरेचर तभी वजूद में आएगा जब आपके पास क्या होगी, जब आपके पास लैंग्वेज होगी। या हम सीधे कहेंगे, लिटरेचर इज नॉट जस्ट व्हाट इज रिटन। लिटरेचर ये नहीं जो आपने लिखा है, बट हाउ इट इज रिटन, किस तरीके से लिखा है, दैट्स लिटरेचर। सो ये सारा था लिटरेचर। अब सर लिटरेचर को अगर हम डिवाइड करें, कितने कैटेगरीज बनेंगे? जनरली हम ब्रॉडली जब लिटरेचर को डिवाइड दो चीजों में बांटा जाता है, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, सॉरी, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। सर वो क्या होता है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन? गवर्नमेंट, आप सुनो, आसान और फहम जुबान में लिटरेचर फिक्शन और नॉन फिक्शन को समझाता हो। जो चीजें आप इमेजिनेशन में लिखते हो, जो इमेजिनेशन हो, जो आप रियलिटी पे बेस्ड ना हो, दैट्स फिक्शन। जो सच हो, जो फैक्चुअल हो, दैट्स नॉन फिक्शन। सिंपल, आसान जुबान में आपके सामने डेफिनेशन है। फिक्शन इज द लिटरेचर दैट इज इमेजिनरी और मेड अप, जो आप बनाते हो, जो इमेजिन, जो आप सोच कर लिखते हो, कोई कहानी आपने सोची, आपके जहन में आपने लिख दी, दैट्स लिटरेचर, दैट्स फिक्शन। इट इज रिटन टू एंटरटेन, इसका मकसद ही एंटरटेन करना होता है। कुछ लेसन्स होते हैं इसमें, सीख की मिलती है, और एक्सप्रेस इमेजिनेशन। एग्जाम्पल जैसे शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, प्लेज, ये सारे किस में आ जाते हैं? पोएम्स, ये सारे फिक्शन में आ जाते हैं। सिंपल, इन सिंपल टर्म्स, फिक्शन इज नॉट रियल, ये रियल नहीं होता है, ये पूरा सच नहीं होता, बट इट मे रिफ्लेक्ट रियल लाइफ। हाँ, कुछ
چیزیں آپ کی، ہاں آپ نے پڑھا کوئی تو آپ کچھ ایسے انسیڈنٹس آپ لوگوں کو لگا یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، سو یہ کچھ یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں آپ کی، یہ ریئل لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، بٹ اٹس ناٹ ریئل. نان فکشن اس کا اپوزٹ ہے. نان فکشن از دا لٹریچر دیٹ از بیسڈ آن فیکٹس اینڈ ریئل ایونٹس. اٹ از ریٹن ٹو انفارم، explain or teach. Examples of non-fiction: biographies, autobiographies. یہ ساری نان فکشنز میں آ جاتے. آپ خود کسی کی بایوگرافی لکھو، کسی کی زندگی کے حالات لکھو، اپنے بارے کے حالات لکھو، یہ سارا سچ ہے. کوئی ایسے لکھو، کوئی ہسٹری کی بک لکھو، کوئی ٹاپک لکھو، کوئی کچھ بھی لکھو، لیکن جو سچ پہ نربھر ہو، جو سچ ہو. سو سمپل ورڈز میں نان فکشن از ریئل اینڈ فیکچوئل. سو یہ بہت ضروری تھا آپ کے لیے جاننا، فکشن اور نان فکشن. اب اس میں ہم جب لٹریچر کی بات کرتے ہیں، ہم اس کو جونرس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ اصناف. اس میں بہت سارے اصناف ہیں، صنف ہے. اب تین طرح کے اصناف ہے اس میں. ایک ہوتا ہے پوئٹری، دوسرا ہوتا ہے پروز، تیسرا ہوتا ہے ڈراما اور پلے. تین طرح کے جونرس ہوتے، تین جونرس ہوتے. آپ کی اسکرین پہ جونر ہوتا ہے کیٹیگری. ہم تین کیٹیگریز میں ان کو ڈیوائڈ کر سکتے. پوئٹری آپ کو پتہ ہے، آرٹسٹ، آرٹ آف ردم. وین یو رائٹ ان ورسز، جب آپ کچھ چیزیں ورسز میں لکھتے ہو، آپ رائم ردم کا خیال رکھتے ہو، آپ انٹینس امیجری کا خیال رکھتے ہو. فار ایگزامپل سونیٹس ہے، ایپکس ہے، بیلڈس ہے. یہ ساری جو شاعری کی صنفیں ہیں، جیسے سونیٹ ہے، ایپک ہے، بیلڈ ہے، اس کو ہم پوئٹری میں لاتے ہیں، اس کیٹیگری میں، اس جونر میں لاتے ہیں. نیکسٹ از ڈراما. ڈراما از دا آرٹ آف پرفارمنس. Literature intended to be performed on a stage by actors. It consists almost entirely of dialogues and stage directions. So drama کیا ہے، plays کیا ہے؟ یہ لکھا ہی جاتا ہے کہ اس کو سٹیج کیا جائے، اس کو کسی جگہ پہ پرفارم کیا جائے. دیٹس ڈراما. ہاں کچھ ایسے بھی پلیز لکھے گئے ڈراما جن کو سٹیج کے لیے نہیں لکھا، بٹ موسٹلی جتنے بھی پلیز لکھے گئے ان کو سٹیج کے لیے لکھا گیا ہے. تو وہاں پہ زیادہ تر کام ہوگا کیریکٹرز کا، وہاں پہ جو پلے کریں گے رول کو، اور ان میں گفتگو ہوگی، بات چیت، ڈائلاگ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اینڈ ڈائریکشن کا، اسٹیج ڈائریکشن کس طرح آئے گا، کس طرح سے رول، وہ امپورٹنٹ ہے. اور کیٹیگریز اس میں بھی ہے. جب اب سب کیٹیگری جیسے ٹریجڈی ہے، آپ کو پتہ ہے جس کی اینڈنگ بہت سیڈ ہوتی ہے. کامیڈی جو ہیپی اینڈنگ والی ہوتی ہے، یا ملا کے شیکسپیئر نے لکھے. شیکسپیئر کو آپ جانتے ہوں گے، ون آف دا گریٹ گریٹسٹ پلے رائٹ آف انگلش لٹریچر. اس نے ملایا ہے ٹریجڈی اور کامیڈی کو، نئی ایک چیز دی ہے. دیٹس وائی ہی از کالڈ آل ٹائم گریٹ. اینڈ پروز. پروز میں یہی فکشن ہوتا ہے. دو طرح کے پروز ہوتے ہیں، ایک وہ پروز جو سچ ہو، اور ایک وہ پروز جو پورا سچ نہ ہو. آرٹ آف امیجنیشن میں فکشن آ جاتا ہے، فکشن پروز. اسٹوری جیسے ناولز، جیسے شارٹ اسٹوریز ایٹسٹرا. اس میں سب کیٹیگری جیسے سائف ہے، آپ نے میٹرک میں پڑھا ہوگا، فٹ پرنٹس وداؤٹ فیٹ. وہ کیا ہے؟ وہ سائف ہے، سائنس فکشن ہے، اور وہ اسی پروز کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایک کیٹیگری ایسی ہے جو سائنس پہ نربھر ہے، وہ اس نے سائنس فکشن لکھا ہے. اس نے ایچ جی ویلز نے، بہت بڑے لگ بھگ 20 سینچری کے بہت بڑے سائنس فکشن کے رائٹر گزرے ہیں. انہوں نے ٹائم مشین لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایکچولی جب ہم کوئی چیز ایجاد کر، جیسے موبائل فون ہے، اگر اس طرح کی کوئی چیز ایجاد سائنٹسٹ کرتا ہے، یا کوئی بہت ہی بڑا سائنسدان کرتا ہے، اور پھر اس کے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں، ہم اسے مس یوز بھی کر سکتے. جیسے آج کل ہم موبائل فون کا مس یوز کرتے ہیں. فینٹیسی، مسٹری، ہسٹوریکل فکشن، رومانسز، یہ سارے اس نان فکشن پروز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ امیجنیشن پہ ہے. اور دوسرا ہے نان فکشن پروز، وہ پروز جو سچ ہو، جس کو آپ ریسرچ کر کے لکھو، کسی کی بایوگرافی، کوئی ایسے، یہ سارا ٹریولوگ، ڈائریز، یہ سارا یہ ایک جونر ہے. تو براڈلی ہم تین جونرز کا استعمال کرتے ہیں: پوئٹری، ڈراما اینڈ پروز. دین وی کین سب ڈیوائڈ دم ان سب کیٹیگری، سب جونرز. سو یہ پورا ایکسپلینیشن تھا اس چیز کا. جونر کیا ہوتا ہے، پوئٹری کیا ہوتی ہے، ڈراما کیا ہوتا ہے، پروز کیا ہوتا ہے. آپ کو لٹریچر پڑھنا، آپ کو ٹیکسٹ پڑھنا ہے، آپ کو انگلش پڑھنا ہے، تو آپ کو یہ چیزیں ایٹ لیسٹ آپ کا بیسک تھوڑا کلیئر ہونا. اس لیے میں نے یہ لیکچر لایا. ہر ایک بچہ اگر اسے دیکھے 9th 10th 11th 12th، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کی بیسکس کلیئر ہو جائیں گے. سب کچھ اور ہے. ہاں ابھی آپ لکھ رہے ہو، آپ کو کچھ چیزوں کا میں نے بھی کہا نا، اسپوکن انگلش ڈفرینٹ ہے فرام رائٹنگ سے. رائٹنگ کیا، آپ رائٹنگ میں کیا چیزیں ہیں سر؟ رائٹنگ میں آپ نے سب سے پہلے گرامر کا خیال رکھنا ہے، سینٹیکس کا خیال رکھنا ہے، اپنے پارٹس آف اسپیچ کا خیال رکھنا ہے، وہ کیا ہوتے ہیں،
वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं सर? देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मॉडर्न ग्रामर 9 भी लिख रहा है लेकिन 8 है ऑलमोस्ट। कोई बात नहीं, वो जब हम ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करेंगे मैं सारा क्लियर कर दूंगा। जैसे वर्ब है, नाउन, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ के हम एक सेंटेंस बनाते, एक पैराग्राफ बनाते, एक बुक लिखते हैं। तो इनका यूज कैसे करें, इनकी फंक्शनलिटीज क्या है, हाउ दे वर्क, हाउ दे वी कैन यूज देम इन राइटिंग। दैट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज ग्रामर, दैट इज सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये जरूरी है सर। क्या कुछ, हाँ मैंने भी कहा लिटरेचर जो है ये है ना, ये आर्टिस्टिक यूज है। अब आप बात करोगे तो आप सीधे नहीं कहोगे, कभी कभी आप कुछ मुहावरे इस्तेमाल करोगे, आप फ्रेजेस का, इडियम्स का, ये चीजें इस्तेमाल करोगे, आप सिमिली का इस्तेमाल करोगे, आप मेटाफर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आप आर्टिस्टिक यूज कर रहे हैं। एक आर्टिस्ट है, वो अपने फन पारे में, वो अपने पेंटिंग में, वो अपने जो वो काम कर रहा होता है उसमें बहुत सारी डिजाइन चीजें लाता है, और वो यूनिक दिखता है, वो अलग दिखता है, क्योंकि ये, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ऐसी तरह अपनी लैंग्वेज को हम सुधारते हैं या उसमें ज्यादा गहराइयां डालने के लिए हम इन फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच जैसे सिमिली, मेटाफर, ये जो मैंने अभी बोला, इडियम्स, बाकी चीजें हैं, इनको भी पढ़ना है, इनको भी जानना है। जब हम टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों की भी बात होगी। ये अगर आपके पास, सिंपली अगर आपके पास एक कविता है फॉर एग्जांपल, ये किसी ने लिखा है, अब आप इसमें डिजाइन लगाते हो, आप कुछ चीजें ऐड कर देते, क्यों? ताकि ये निखरे, ताकि ये अच्छा दिखे। दैट्स फिगर ऑफ स्पीच, वही फिगर्स ऑफ स्पीच है। अपनी जुबान को, अपने इस, जो आपने लिटरेरी पीस लिखा है, आपने पोइट्री लिखी है, आपने कोई प्ले लिखा है, आपने कोई नावल लिखी है, उसको निखारने के लिए, उसमें गहराइयां डालने के लिए आप इन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारा बेसिक्स था। मे भी कुछ रह गया हो, मैंने कोशिश की कि थोड़ा शॉर्ट ही करूं वीडियो को। अगर कुछ रह गया हो वो हम अगले वीडियो में, आने वाले सीरीज में कवर करेंगे। आने वाले वीडियोस अब 11th का अलग आएगा और 12th का अलग। ये एक ही कंबाइन लेक्चर था 11 12th के लिए। आप बेसिक्स है, आप देख लो अच्छे से, आपको अच्छा लगा ठीक है। कहीं पे कोई कुछ रह गया, आप कमेंट बैक बॉक्स में सवाल या आपकी कोई राय सुझाव हो वो डाल सकते हैं, मैं उसे देख लूँ, अपनी टीचिंग्स को इम्प्रूव करूँ। जो मेरे लिए होगा मैं उसे अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करूँ। अगर कोई सवाल होगा तो उसका जवाब भी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नाउ ऑनवर्ड्स 11th एंड 12th स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग से टेक्स्ट पढ़ाया जाए। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपकी टेक्स्ट आएगी, पहला लेक्चर 11th और दूसरा लेक्चर, या एक ही साथ दोनों लेक्चर आएंगे 11th और 12th की टेक्स्ट। पहले पहले लेसन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और वहाँ पे थोड़ा सिलेबस का भी हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है, आपने देखना है खुद भी सिलेबस का। हम टेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। सो आई होप यू एंजॉय द सेशन, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, हमें शेयर करें, अपने सुझाव रखें, अपनी राय रखें। पढ़ाना नहीं आता है तो हम दूसरे टीचर को लाएंगे, कोई राय होगी, कोई सजेशन होगी हमें दे, हम इम्प्रूव, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डाल के मैं उसे चेकआउट करके आप तक पहुंचाऊंगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज। थैंक यू once again. Thanks a lot. And there is a quote I'm leaving for you here. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा कोट है, याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब सीरीज स्टार्ट हो गई है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।